लेटने के बाद तो मुझे बिल्कुल ही ऐसा लगा कि मेरी साँस बंद हो जाएगी। खाने के आधे घंटे बाद ही मुझे ऐसा लगा कि कुछ हो रहा है मुझे यहाँ पे, साँस नहीं आ रही हूँ। पाव भाजी ने मुझे कैसे ईआर में पहुँचाया था इमरजेंसी। मैं यूएस 2019 में आई थी एंड उससे पहले मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन थी इंडिया में। मैं वर्किंग भी थी, पीजी का खाना भी खाया है, मैंने मेस का खाना भी खाया है एंड आई वाज़ फाइन। फिर मैं 2019 में यूएस आई, कंट्री चेंज, एनवायरनमेंट चेंज, खाना चेंज, सब कुछ चेंज था बट स्टिल आई वाज़ गुड। फिर एक दिन मतलब मैं अगर अपनी कुकिंग की बात करूँ तो मुझे इंडिया में मैंने कभी कुकिंग नहीं की थी एंड मुझे ज़रूरत भी फ़ील नहीं हुई। मेरे घर पे मुझे बस पढ़ने के लिए इनकरेज किया गया था, तो किचन में कभी जाने का मौका ही नहीं मिला। शादी के बाद मैंने थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ बनाया है, ससुराल में मुझे वो भी ज़रूरत नहीं पड़ी और भी लोग थे खाना बनाने के लिए। फिर जब मैं अकेले रही थी बैंगलोर में, तब मैंने थोड़ा कुकिंग सीखना स्टार्ट किया था। तो जो मैं बना रही थी, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, जो मैं जैसा भी बनाती हूँ वो खा लेते हैं। फिर यूएस आई, यहाँ पे मैं बनाना स्टार्ट कर रही थी और जब पूरी चीज़ें चेंज होती हैं ना, आपका किचन चेंज होता है, पानी चेंज होता है, तो फिर से मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ बनाना नहीं आता। अब आप कहोगे कि ये मेरी एसिड रिफ्लक्स की स्टोरी खाने से कैसे रिलेटेड है, तो मैं बताती हूँ आपको। फिर मैं यहाँ पे कुकिंग सीख रही थी, मतलब धीरे-धीरे ट्राई करती थी, कुछ यूट्यूब देखती थी, कुछ ऐसे मतलब बेसिक ही, कुछ ऐसे अलग लेवल का नहीं कि मैंने बिरयानी बना दी हो या कुछ ऐसा बनाया हो, तो मैं ट्राई करती थी। अब यहाँ पे तब मेरे कोई बच्चे नहीं थे और मैं नॉन वर्किंग थी। नॉन वर्किंग वैसे वर्ड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई वाज़ नॉट अर्निंग मनी। वर्किंग तो हमेशा ही होते हैं सब लोग ही काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं नॉन अर्निंग थी उस टाइम पे, तो हस्बैंड ऑफिस जाते थे एंड मैं आराम से लाइक अपने हेल्थ पे ध्यान देती थी। मैंने मतलब वॉकिंग स्टार्ट करी थी। यहाँ पे ये हुआ कि मतलब थोड़ा-सा मेरी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर यहाँ पे मतलब पहली बार ही मुझे पता चला कि इतनी डिटेल में चेकअप्स करते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ, आपका सब कुछ ठीक है, आप थोड़ा-सा अपना लाइफ़स्टाइल ठीक रखिए। मतलब ठीक है, हम उस टाइम पे थोड़ा लेट सोते थे ऐसे, तो मैंने सोचा कि ठीक है, अभी लाइफ़स्टाइल चेंज करनी है, तो मैंने सब कुछ ठीक किया, अपनी डाइट अच्छी करी। मुझे ऐसा लगा जब भी थोड़ा-सा वेट का इश्यू होता, मतलब वेट गेन होता, तो मुझे ऐसे हो जाता था कि ओह! नो, 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 मुझे इसको कम करना है। कैसी थी मैं उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी आई एम 1 एंड हाफ ईयर पोस्टपार्टम एंड आई एम स्टिल ओवरवेट, मतलब मेरा प्रेगनेंसी वेट स्टिल नहीं गया है एंड ये वेट अब मुझे इतना बॉदर नहीं करता। मतलब 15 टू 18 केजी वेट मुझे अभी बॉदर नहीं कर रहा है और वो 2 केजी वेट मुझे बॉदर करता था। तो उस टाइम पे मैंने सोचा ठीक है, मैं सब कुछ ठीक करूँगी। मैंने अपनी डाइट बहुत अच्छी क्लीन कर दी, बाहर का कुछ भी नहीं, और थोड़ा वॉक करना स्टार्ट कर दी, टाइम पे सोना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सब कुछ सही जा रहा था। 2 महीने मैंने बहुत ही बिल्कुल बेसिक घर का खाना और सब कुछ कंट्रोल किया, मैंने वो वेट भी कम कर लिया एंड आई वाज़ फीलिंग गुड ऑल्सो। फिर एक दिन मैंने सोचा कि चलो पाव भाजी बनाते हैं। मेरे हस्बैंड को उस दिन थोड़ा-सा लेट हो गया था आने में, तो मैंने अच्छे से प पाव भाजी बनाई। मैंने खूब अच्छे में सोचा अच्छे से इसमें बटर, मसाले मैं सब कुछ डालूँगी और मैं घर का बना खाऊँगी एंड मैं खाऊँगी, मेरा बहुत मन कर रहा है। फिर मैंने हस्बैंड को सर्व किया, थोड़ा-सा लेट हो गया था खाने में, मतलब वो पाव भाजी बनाने में मुझे 2 घंटे लग गए थे क्योंकि मुझे कुकिंग नहीं आती थी, मैं धीरे-धीरे ट्राई कर रही थी। अभी भी मुझे याद है, उस पाव भाजी ने मुझे कैसे ईआर में पहुँचाया था, इमरजेंसी रूम में, यहाँ पे हॉस्पिटल में। स्टिल मुझे याद है वो टाइम अपना। तो मैंने हस्बैंड को सर्व किया, मैंने खुद भी खाया एंड खुद का बना खाने में बट बहुत अच्छा लग रहा था और मैंने खूब सारा लेमन डाला और मैंने खाया। खाने के आधे घंटे बाद ही मुझे ऐसा लगा कि कुछ हो रहा है मुझे यहाँ पे, जैसे मुझे साँस नहीं आ रही हो, ब्रीथिंग इश्यू हो रहा हो। मैं लेट गई उसके बाद। लेटने के बाद तो मुझे बिल्कुल ही ऐसा लगा कि मेरी साँस बंद हो जाएगी, मैं साँस ही नहीं ले पा रही हूँ। मैंने हस्बैंड को बोला, हॉस्पिटल गए हम, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल पूरे भरे हुए थे एंड मैंने बोला उन्हें कि मुझे साँस नहीं आ रही है। उन्होंने मुझ पे ले गए और यहाँ पे ईआर में उन्होंने लगा के कुछ तो चिप वगैरह चेक किया और उन्होंने बोला कि नहीं-नहीं, आपको साँस आ रही है, आप वेट करो। इंडिया के जैसे यूएस का मेडिकल सिस्टम नहीं है, काफ़ी अलग है और तब मुझे रियलाइज़ हुआ, क्योंकि वहाँ पे आपको तुरंत कुछ फ़ील हो रहा है, डॉक्टर उस टाइम पे कुछ भी मेडिसिन आपको दे देते हैं उस टाइम पे ठीक करने के लिए, फिर वो आपका 1 वीक, 2 वीक जो भी आपका मेडिकल ट्रीटमेंट चलता है वो अलग। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपके सबसे पहले आपके टेस्ट करते हैं डॉक्टर, अगर आपके लैब रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं है, तो वो कुछ नहीं देते हैं। बस वो दे देते हैं कि बस पेन किलर, आपको कहीं पेन हो रहा है, तो आप ये पेन किलर ले सकते हैं। जब तक आपकी लैब रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आएगा, यहाँ कुछ नहीं देते हैं। अब मैं वहाँ पे वेट कर रही हूँ, शाम के 6 बजे मैं हॉस्पिटल में पहुँची हूँ और 9 बज गए हैं और वहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है उन्हें। मैं रोए जा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ? मतलब मुझे मैंने उनको बोला कि आप कुछ तो मुझे दे दो।
फिर मेरे नंबर 11-12 बजे आया, फिर उन्होंने मेरा टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट किया एंड सब कुछ देखा, ब्लड टेस्ट में कुछ भी नहीं आया, लाइक कुछ भी नहीं आया। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दे दिया, मुझे बाद में पता चला कि वो आइबुप्रोफेन थी, मतलब पेन किलर ही थी एंड वो लेके मैं घर आ गई। पूरी रात मैं वहीं थी जब तक मेरे टेस्ट होते, मेरा रिज़ल्ट आता तब तक मॉर्निंग हो गई थी। मतलब मॉर्निंग मैंने कैसे निकाली है पूरी रात जग के एंड मॉर्निंग मैं घर आई हूँ, सिर्फ पेन किलर लेके। मुझे लगा ठीक है, हो गया होगा कुछ, ठीक है। फिर 2 वीक्स के बाद फिर से मुझे ऐसा लगा कि शाम होते ही कुछ-कुछ होने लगता है मुझे यहाँ पे। मैं कुछ भी खाऊँ और मैं लेटती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। अ, घर पे मैं बोलती थी तो मम्मी बोलती थी कोल्ड तो नहीं है, कफ तो नहीं है, थ्रोट इन्फेक्शन तो नहीं है। मैं लेमन, जिंजर और सब कुछ लिए जा रही हूँ बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर मैंने यहाँ पे अपना अच्छे से एक अपॉइंटमेंट लिया यहाँ पे जनरल फिजिशियन के पास, जो आपकी प्राइमरी डॉक्टर होती है, उसके पास मैंने अपॉइंटमेंट लिया। डॉक्टर ने मुझे फिर से सारे टेस्ट कराए और कुछ नहीं आया। फिर उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दे दी 40 डेज़ के लिए। वो मेडिसिन मैंने ली एंड 3 डेज़ के बाद मुझे ऐसा लगा कि बेटर है चीज़ें, अब मेरी हेल्थ ठीक हो गई है। पता है उन्होंने कुछ पैंटोप्राज़ोल दिया। अब मुझे नहीं पता था कि पैंटोप्राज़ोल क्या होता है। अब मुझे पैंटोप्राज़ोल, ओमेप्राज़ोल, पेप्सिड सब पता है। 40 डेज़ तक मैंने आराम से घर का खाया, सब कुछ दवा खाई एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि कितनी अच्छी लाइफ़ हो गई है सब कुछ। डॉक्टर ने फ़ॉलो अप के लिए बुलाया एंड उन्होंने बोला अगर आप ठीक हो तो आप 20 डेज़ और कंटिन्यू कर सकते हो। 20 डेज़ मैंने और कंटिन्यू किया। फिर मेरी मेडिसिन बंद हो गई। फिर मैं अपनी नॉर्मल लाइफ़, मतलब सब सही चल रहा था। फिर एक दिन साउथ इंडियन फ्रेंड थे, मैं उनके घर गई थी, तो उन्होंने मुझे डिनर के लिए रोक लिया था। मैं उनके यहाँ डिनर किया एंड मैं घर आई रात को, मैं सो ही नहीं पाई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है ये। दिन में मैं ठीक रहती हूँ, मॉर्निंग में ठीक रहती हूँ, ये इवनिंग से डिनर टाइम के बाद से मुझे हो क्या जाता है। उस टाइम पे यहाँ पे मुझे बहुत डिप्रेशन होने लगा था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे बोला कि कुछ नहीं है, ऐसा ही है, मैं स्ट्रेस ले रही हूँ और फिर उन्होंने फिर से मुझे वही सेम मेडिसिन दी एंड इस बार वो मेडिसिन काम भी नहीं करी मेरे ऊपर। मैं फिर से उस डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अब आपको साइकोलॉजिस्ट को दिखा लेना चाहिए। ये बात सुन के मैं जो वापस आते हुए रोई हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये डॉक्टर पागल हो गई है क्या? मतलब मुझे प्रॉब्लम हो रही है और इन्हें लग रहा है कि मेरे दिमाग में प्रॉब्लम है। इतना ज़्यादा, मतलब बहुत ही बेबस फ़ील करना ना ज़िंदगी में, उस वक़्त मुझे समझ में आया कि क्या होता है। क्योंकि आप दूसरी कंट्री में हो जहाँ आपके पेरेंट्स भी नहीं हैं और हस्बैंड है जो कि इनका ऑफ़िस है। दिन भर मैं बस वही सोच रही हूँ कि मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर हमने ये सोचा कि मैं इंडिया जाऊँगी और वहाँ पे ट्रीटमेंट कराऊँगी। इंडिया का हमने टिकट वग़ैरह सब कुछ करा लिया एंड तब ये हुआ, मेरे हस्बैंड को बिज़नेस ट्रिप पे जाना था ताइवान और मैंने प्लान किया था कि वो ताइवान जाएँगे एंड मैं इंडिया चली जाऊँगी, वहाँ अपना ट्रीटमेंट करा के आऊँगी। उस टाइम पे वो टाइम था 2020 जनवरी, 2020 जनवरी एंड में चाइना में स्टार्ट हो गया था कोविड के केसेज़ आना। तो कैंसल, उनका वो बिज़नेस ट्रिप कैंसल हो गया एंड फ्लाइट कुछ-कुछ चीज़ें हो रही थी। ऐसा बोला जा रहा था कि अभी ट्रैवल करना ठीक नहीं है, तो वो मेरा इंडिया जाना भी कैंसल हो गया उस टाइम पे। फिर हमने सोचा कि अब हम थोड़ा स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, जीआई को, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। मैंने अपॉइंटमेंट लिया, मैंने कॉल करी और मुझे अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे। मतलब वो यहाँ अपॉइंटमेंट, मतलब स्पेशलिस्ट को दिखाना हो तो वो जब अपॉइंटमेंट मिलता है तब तक तो शायद आप मर चुके होगे। ये हाल था मेरा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं इंडिया जा नहीं सकती, यहाँ पे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल नहीं रहा है और मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्या करूँगी? मैं कॉल करती रही डॉक्टर को बार-बार, बार-बार एंड फिर उनकी तरफ से कॉल आया कि ठीक है, एक किसी ने कैंसल किया है तो आपको मिल रहा है, वेटिंग में था आपका। तो मुझे 1 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिला। आप सोच सकते हो 1 महीने बाद का, फ़रवरी एंड का अपॉइंटमेंट मुझे मिला। मैं गई वहाँ पे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया एंडोस्कोपी। जिसने कभी एंडोस्कोपी नहीं कराई उसको सुन के ही डर लगता है पहली बार। तो मैंने उनसे पहले पूछा कि पेन होगा क्या? क्या होगा? सब कुछ मैंने उनसे पूछा। उन्होंने बोला नहीं पेन नहीं होगा, आपको सेडेट करेंगे, आपको थोड़ा-सा बेहोशी वाली दवा देंगे, तो आपको थोड़ा याद नहीं रहेगा, आप ड्राइव करके नहीं जा सकते हैं। इतना कुछ यहाँ पे बताते हैं कि पहले ही इतना डर लग जाता है। अब कराना तो था ही। मैंने हाँ कर दी, मैं घर आई, मैंने अपनी मम्मी से पूछा फ़ोन पे कि क्या होता है एंडोस्कोपी? क्या होगा? कैसे होगा? तो वो मुझे तो बोले जा रही, "हाँ, कुछ नहीं होता, हम लोग करा चुके हैं ऐसे, ठीक है, ये वो है।" बट उन्हें पता था कि मैं कैसी हूँ, मुझे इंजेक्शन से भी डर लगता था, तो फिर भी वो मुझे बता नहीं रही थी।
फिर यहाँ पे मेरा एंडोस्कोपी वाला दिन आया, मैंने एंडोस्कोपी कराई। मुझे काफ़ी पैनिक अटैक आ रहे थे उस टाइम पे। मेरे मुँह को ऐसे खोला एंड उन्होंने कुछ स्प्रे किया नम करने के लिए, बेसिकली टंग। एंड जैसे ही नम किया, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरी मतलब क्या हो रहा है? मुझे सब कुछ न्यू था एंड मैं फिर से पैनिक कर गई। मैंने बोला क वेयर इज़ माय डॉक्टर? सबने मास्क लगाए हुए थे कि क्योंकि कोई तो ऐसा होता है ना जिससे मैं जानती हूँ, जिससे पहले मैं मिल चुकी हूँ, तो डॉक्टर वहीं थी। एंड फिर उन्होंने थोड़ी-सी मेडिसिन कम करी, सक करी, तो थोड़ा मैं बेटर हुई। एंड थोड़ी देर में उन्होंने जो भी मशीन वगैरह डाली है, मुझे तब कुछ समझ में नहीं आया फिर। प्रोसीजर हो गया, मतलब कुछ भी इतना टफ नहीं था, बट जितना ये पहले से बता के डरा देते हैं, वो ज़्यादा होता है। मैं घर आई, मेरी रिपोर्ट्स आई एंड रिपोर्ट्स में आया कि इन्फ्लेमेशन है इंटेस्टाइन में और कुछ भी नहीं है। एंड हो सकता है कि आपको सीलियाक डिज़ीज़ हो। सीलियाक डिज़ीज़ वो होती है जिन्हें ग्लूटेन जो है डाइजेस्ट नहीं होता, वो लोग बिल्कुल भी नहीं खा सकते। अब ये सुन के मैंने बस ऑप्शंस देखना स्टार्ट कर दिए थे। मैं इतनी डेस्परेट हो गई थी कि मैं कुछ भी खा लूँगी, बस मुझे ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए। मैं ग्लूटेन फ्री स्नैक, ग्लूटेन फ्री आटा सब देखने लगी थी। मैंने रोटी छोड़ दी, चावल खाना स्टार्ट कर दिया। ग्लूटेन फ्री स्नैक्स लाए, ब्रेड भी मैं वैसा ही कुछ देख रही थी एंड वो मैं खा रही थी। बहुत खराब लग रहा था बट मैं खा रही थी। फिर डॉक्टर ने मुझे एक मेडिसिन भी दी थी, नेक्सियम करके, वो भी एंटी एसिड थी। वो मैंने खाई, मुझे कुछ भी आराम नहीं आ रहा था, मैं खा रही थी इधर-उधर। फिर मुझे कुछ दिन 3-4 दिन खाने के बाद फिर क्योंकि नेक्सियम खाई थी, कोई आराम नहीं आया था, मैंने छोड़ दी थी। मैंने डॉक्टर को बताया, उन्होंने बोला छोड़ना नहीं, आपको खाना है। खाने लगी, तो मुझे फिर थोड़े दिन बाद ठीक लगने लगा, तो मुझे लगा ठीक है, ये शायद वर्क कर रही है। फिर मुझे लगा कि ये तो ठीक हो रहा है सब कुछ, फिर मुझे लगा ग्लूटेन का कुछ नहीं होगा, मैं खा लेती हूँ सब कुछ। मैंने ग्लूटेन खाना स्टार्ट कर दिया एंड फिर अचानक से मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगी, फिर से खराब होने लगी। फिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, ये अचानक से क्या हो गया है। फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ सिम्पटम्स मेरे प्रेगनेंसी के लग रहे हैं एंड उस टाइम पे हम मतलब सोच रहे थे कि अब फैमिली ग्रो करने का टाइम है, तो हम सोच रहे थे यार मेरी तबीयत भी ठीक हो गई थी, फिर खराब हो गई। अब 2 वीक्स है जब मैं चेक कर सकती हूँ, उससे पहले आप चेक भी नहीं कर सकते, बट मेरी तबीयत बहुत खराब हुई जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हस्बैंड की मुझे अभी भी वो बात याद है। उन्होंने बोला था कि तुम्हें किसी मैकेनिक के पास जाना चाहिए जो तुम्हारे सारे चीज़ें रिपेयर कर दे, क्योंकि तुम कुछ ज़्यादा ही तुम्हारी तबीयत अभी खराब लग रही है। मुझे चीयर अप करने के लिए बोला था। 2 वीक्स बहुत ही खराब गए, मैंने कैसे करके निकाले। टाइम आया, मैंने टेस्ट किया, इट वाज़ पॉजिटिव। आई वाज़ सो हैप्पी, सब लोग बहुत खुश थे। तो मुझे लगा कि ये मेरा जो अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी सिम्पटम्स होते हैं, उसकी वजह से शायद मुझे थोड़ी-सी तबीयत खराब होती है, लोगों को खराब होती है। मैंने डॉक्टर को कॉल किया कि नहीं-नहीं डॉक्टर, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, शायद मैं आई एम एक्सपेक्टिंग एंड हो सकता है उसकी वजह से हो रहा हो चीज़ें। तो उन्होंने हाँ, हो सकता है बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है। मैंने ग्लूटेन वगैरह खाना स्टार्ट कर दिया एंड फिर स्टार्ट होती है मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। इट वाज़ सो टफ। कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा, नौसिया हो रहा है, वॉमिट हो रही है। तो घरवाले, पहली प्रेगनेंसी थी, घरवाले हाँ, होता है, सबको होता है। मैंने वो 9 मंथ्स बहुत टफ होके काटे हैं। पूरे 9 मंथ्स मैंने एंटी एसिड खाई है। डॉक्टर को मैं बोलती थी कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो मुझे बोला उन्होंने कि आपको गर्ड भी है। गर्ड का फुल फॉर्म मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। आई थिंक ईसोफेगल गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिज़ीज़, शायद यही होता है। तो मैंने उन्हें बोला नहीं-नहीं मुझे GERD नहीं है, वो तो ठीक हो गया था, एसिड रिफ्लक्स था और वो ठीक हो गया था और अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मुझे नहीं पता था कि मुझे एसिड रिफ्लक्स अभी भी है। प्रेगनेंसी गई, पोस्टपार्टम बहुत खराब, मैं कुछ खा नहीं पा रही थी, डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। फिर मुझे पता चला कि मुझे स्टोन है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, फिर मैंने उसकी सर्जरी कराई एंड फिर आई वाज़ फीलिंग फाइन। कभी-कभी मुझे होता था कि बीच-बीच में मुझे ठीक फ़ील नहीं होता था। फिर धीरे-धीरे मुझे समझ आया कि कुछ चीज़ें हैं, डॉक्टर ने मुझे बोली थी कि आप ट्रिगर्स देखना अपने कि क्या खाने से आपको ठीक फ़ील नहीं होता है। बट उस टाइम पे चीज़ें इतनी इधर-उधर थी कि मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे। फिर मैंने सोचा इस बात पे कि हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसको खाने से मुझे प्रॉब्लम हो रही हो। तो फिर ओवर टाइम मैंने अपने फूड को देखना शुरू किया कि किस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम होती है। तो मुझे समझ में आया कि मुझे स्पाइसी फूड से प्रॉब्लम होती है। अब ये चीज़ मुझे इंडिया में क्यों नहीं समझ में आया, क्योंकि इंडिया में हम नॉर्मल स्पाइस लेवल खाते थे और कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। यहाँ पे
जब हमें कहीं बाहर जाना होता था, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट होते थे और बहुत ज़्यादातर हमारे साउथ इंडियन फ्रेंड्स थे। तो उनके घर में स्पाइसी खाना बनता था, जो मैंने आपको पहले स्टोरी बताई कि मैं अपने फ्रेंड के घर पे गई थी और उस आप घर आने के बाद मैं सो नहीं पाई थी। तो वहाँ पे मैंने स्पाइसी खाना खाया था। तब मुझे समझ में आया कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाने से मुझे एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है। फिर एक और चीज़ है कि मैं बहुत खट्टा, जैसे टोमेटोज़ नहीं खा सकती, मतलब खा सकती हूँ खाने में पड़ा हो तो, लेकिन ऐसा नहीं है टोमेटो चटनी खा लूँ वो थोड़ा-सा मुझे ऐसे प्रॉब्लम करता है। अगर बहुत ज़्यादा खट्टा हो खाना तो वो मुझे उससे भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है। एक और चीज़ से मुझे समझ में आया कि मुझे कैफ़ीन से भी शायद थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती कैफ़ीन से, बट हाँ, अगर मैं लेट इवनिंग में पीऊँ तो शायद प्रॉब्लम होती है, मॉर्निंग ठीक है मेरे लिए। एक और चीज़ है शायद वो मिंट से, मैंने बहुत ओवर टाइम लाइक 3-4 साल स्ट्रगल करने के बाद मुझे समझ में आया कि हाँ, ये ट्रिगर्स हैं एसिड रिफ्लक्स के, जो शायद अगर मैं नहीं खाऊँ तो मैं ठीक रहती हूँ। अब मुझे समझ में आ गया है कि एसिड रिफ्लक्स एक लाइक कोई ट्रीटमेंट इसका नहीं है शायद, मतलब सर्जरी वगैरह होगी लास्ट स्टेज में जाके, मुझे उसका नहीं पता है। बट अगर आप इसको मैनेज ही किया जा सकता है एसिड रिफ्लक्स को, अगर आपको पता है कि क्या आपको ट्रिगर करता है, तो वो आप नहीं खाओ। एंड मेरे लिए मतलब मुझे ऐसा है कि मैं खाना छोड़ सकती हूँ, कुछ भी आप मुझे बता दो कि ये चीज़ मेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ये चीज़ मुझे बीमार कर देगा, मैं छोड़ दूँगी। मैंने 2.5 साल शुगर नहीं खाई, 2 साल मैंने ग्लूटेन नहीं खाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये चीज़ें मुझे बीमार कर रही हैं। बट ग्लूटेन एलर्जी मुझे नहीं थी, मुझे ये कभी-कभी ये जो मैं स्पाइसी खा लेती थी या फिर लेट नाइट बहुत सारा खा लिया, तो ये सब चीज़ें थोड़ा-सा प्रॉब्लम करती थी। तो अब जाके ऐसा नहीं है कि मुझे कभी-कभी एसिड रिफ्लक्स फ्लेयर अप नहीं होते। फिर अभी सेकंड प्रेगनेंसी में भी मुझे पता था कि मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना या फिर बहुत देर तक भूखे रहना, ये चीज़ें मुझे सूट नहीं करती है। तो मैंने अपनी सेकंड प्रेगनेंसी में इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखा एंड मेरी सेकंड प्रेगनेंसी बेटर थी। पोस्टपार्टम में भी मुझे पता था कि पोस्टपार्टम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गरम खाना दिया जाता है, गुड़ वगैरह एंड बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, और मुझे ये भी समझ आ गया था कि बहुत ज़्यादा गरम चीज़ भी मुझे इतनी सूट नहीं होती है। तो मैंने खाया, बट बहुत ज़्यादा गरम चीज़ें नहीं खाई। तो इस तरह से आई एम मैनेजिंग माई एसिड रिफ्लक्स प्रॉब्लम। ये मुझे ऐसा लगता है कि एक लाइफस्टाइल डिजीज़ होगी ये भी, अगर आप इसको मैनेज कर सकते हो तो बहुत अच्छा। बट बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको ये चीज़ है। एसिड रिफ्लक्स यहाँ पे अगर आप कुछ हो रहा है आपको, तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद मुझे सोर थ्रोट हो गया, तो बहुत सारे टेस्ट कराए कि शायद मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है। बट प्रॉब्लम यहाँ नहीं थी, प्रॉब्लम स्टमक में थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स हैं जो हमें समझ में भी आता। एक मिंट हो गया, पता नहीं मैंने मिंट, एक दिन मैंने मेरे हस्बैंड के कॉलीग ने, उनके घर में मिंट का, पुदीना का पेड़ होगा, तो वो लेकर आए, मैंने सोचा इसका क्या करूँगी, मैं इसकी चटनी बना लेती हूँ। मैंने खाई, नेक्स्ट डे मैं फिर से मेरा चीज़ें खराब होने लगी। तो 2-3 साल मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, इतना ज़्यादा सोचा है कि क्यों मैं नहीं ठीक हो रही हूँ। फिर अब मुझे समझ में आता है कि ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बीमार कर देती है, तो मैं नहीं खाती हूँ। बट हाँ, कभी-कभी जब किसी बर्थडे पार्टी में गए या किसी के घर गए और कुछ स्पाइसी खा लिया, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, बट फिर मुझे समझ में आता है कि चीज़ें मुझे कैसे ठीक करनी है। 2-3 दिन के बाद फिर चीज़ें सही हो जाती हैं। सो अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे मैं मैनेज कर रही हूँ, क्या मेरा रूटीन है, क्या मेरा लाइफ़स्टाइल है, और अगर जब मुझे एसिड रिफ्लक्स फ्लेयर अप होता है तो मैं क्या करती हूँ, इफ यू वांट टू नो प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। एंड ये थी मेरी एसिड रिफ्लक्स स्टोरी, जो कि 2019 से शुरू हुई थी एंड 2023 तक, एंड तक मुझे समझ में आया कि क्या मुझे नहीं करना चाहिए। काफ़ी टाइम था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा स्ट्रगल है एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो अगर एक इंसान की भी इस वीडियो से हेल्प हो जाती, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस टाइम पे मैं इतना स्ट्रगल कर रही थी एंड कोई भी नहीं था बताने वाला कि जिसको ये प्रॉब्लम हो, जो ये बोल सके कि ठीक हो जाएगा, आप ये करो, ये नहीं करो। एंड डॉक्टर्स यहाँ पे इसलिए जब मैं दूसरी वीडियोज़ बनाती हूँ या मैं बोलती हूँ कि मुझे डॉक्टर्स पे इतना भरोसा नहीं है, वो इसलिए बोलती हूँ यहाँ आके, क्योंकि मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है अपनी इस प्रॉब्लम में। तो मैं अब घर पे ही चीज़ें पहले देखती हूँ कि इस चीज़ को मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ, और अगर कर सकती हूँ तो मैं हॉस्पिटल ना जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे बस वो टेस्ट करते हैं और बहुत बार ऐसे होता है कि लैब्स में कुछ भी नहीं आता एंड वो फिर कुछ नहीं देते। तो हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, पैसे तो जाते ही है, और फिर जब घर आते हैं कि कुछ नहीं हुआ। तो जब यहाँ पे होता क्या है कि प्रेगनेंसी के बाद पोस्टपार्टम में मुझे एक बार इन्फेक्शन हो गया था। तो मैं यहाँ पे गई थी, मेरा बेटा 6-7 वीक्स का था एंड हमें ट्रैवल करना था 8 वीक्स में इंडिया। तब मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो
यूरिन इन्फेक्शन मुझे हुआ था एंड दे डिड अ टेस्ट एंड यूरिन इन्फेक्शन आया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। क्यों? क्योंकि लैब रिजल्ट में यूरिन इन्फेक्शन आया था एंड उन्होंने मुझे उसकी मेडिसिन दे दी थी। सच में यूरिन इन्फेक्शन लैब में आने के बाद मैं इतनी खुश थी, मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि तुम मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम हॉस्पिटल से मेडिसिन लेकर आई हो, वरना तो बस वही पेन किलर लेके आ जाती हो। वो मेडिसिन मैंने खाई, इन्फेक्शन ठीक हो गया। तो ये थी मेरी एसिड रिफ्लक्स स्टोरी एंड आई होप अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको भी कभी ना कभी ये प्रॉब्लम हुई होगी, आप इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हो। सो प्लीज कमेंट डाउन योर एक्सपीरियंस, योर स्ट्रगल ऑल्सो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।